नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग अपनी पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे और यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम लोग अभी तक प्रेसिडेंट के बारे में 2 लेक्चर ले चुके हैं। प्रेसिडेंट की कौन होते हैं, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या हैं और कैसे सिलेक्शन होगा और इम्पीचमेंट कैसे होगा, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। सिलेक्शन नहीं, सॉरी, इलेक्शन कैसे होगा। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं प्रेसिडेंट के, और इसमें बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे, मिलिट्री पावर की बात करेंगे, डिप्लोमेटिक पावर की बात करेंगे, वीटो पावर की बात करेंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जी हाँ, प्रेसिडेंट के पास वीटो भी होता है। और ये जो इमरजेंसी लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल और जुडिशियल हैं, ये सारी की सारी पावर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तब तो उनके साथ में हम लोग इसको ये डिस्कस कर लेंगे, यानी कि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये होने वाला है। और अभी के लिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा एंड पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दिल खोल के इसे शेयर कीजिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। देखिए, सो सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर लें। तो अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में मेनली देखिए, ये हम देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट भारत में राष्ट्रपति की जो पावर है वो मेयरली एक रबर स्टैंप है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके एडवाइस के बिना जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर्स में आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस और एड के बिना ये कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ये कोई भी काम नहीं कर सकते, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स में आपके निकल के आती है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके तो अब एग्जीक्यूटिव पावर्स में इनके पास में कुछ बहुत ज्यादा रह नहीं जाता, मेनली अपॉइंटमेंट्स की बात आती है। और अपॉइंटमेंट्स में भी हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक डिस्क्रीट पावर है। ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो इकलौती ऐसी पावर है कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा बीनीथ द सरफेस जाके देखें हम लोग इस पावर को, तो ये जो पावर है, ये पावर कुछ ऐसी है कि इसमें भी प्राइम मिनिस्टर को, उस कैंडिडेट को, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी पड़ती है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, लोकसभा फ्लोर पे, तब जाके सिलेक्शन हो पाता है, अपॉइंटमेंट हो पाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी वही अपॉइंट करेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एजीआई, है ना, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका अपॉइंटमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके अपॉइंटमेंट, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारा प्यारा यूपीएससी, हमारा पहला प्यार यूपीएससी, तो उससे उसके मेंबर्स और चेयरमैन का सिलेक्शन भी, अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। फाइनेंस कमीशंस के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनके भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं। और उसके बाद में जितने भी हमारे स्टेट है उसके गवर्नर्स हैं, उन सब के भी अपॉइंटमेंट्स सारे के सारे किसके जिम्मे हैं? ये हैं हमारे प्रेसिडेंट के जिम्मे। और यही सारी पावर्स क्या कहलाती हैं? आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। यही सारी क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब इसमें आ जाती है अदर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो अदर एग्जीक्यूटिव पावर्स ये हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन वाइज देखेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही आगे चलते हुए प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, अब मिलिट्री पावर्स की अगर बात करें तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के। प्रेसिडेंट ही है जो कि सुप्रीम कमांडर है और यही लीडर है, एक तरीके से ये कह लीजिए। यही थल सेना, वायु सेना और हमारा जो नेवी है, जल सेना, तो इन सबके जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीमो है, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर किसी भी कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करना हो,
फॉर एग्जाम्पल कल को पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी ज्यादा कर दी, पाकिस्तान से हम लोग परेशान हो गए, और अगर पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर करनी है तो वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे, है ना। और उसके अलावा ये पीस भी यही कंक्लूड करेंगे। जैसे वॉर से पाकिस्तानी की आदत है सरेंडर कर देते हैं फिर से, तो फिर उस वॉर को कंक्लूड भी कौन करेंगे? ये काम किसका है? प्रेसिडेंट का ही है। लेकिन फिर से एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मिलिट्री पावर है कि वॉर डिक्लेयर करना या फिर हम यूं बोले पीस कंक्लूड करना, ये सारी की सारी मिलिट्री पावर्स ये किसके एडवाइस पे सीख करेंगे? इसको भी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होगी उसके अलावा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही वॉर डिक्लेयर की जाएगी या पीस कंक्लूड की जाएगी। प्रेसिडेंट अपने अपने डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास नहीं है, ये खुद से ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ना। और बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अल्टीमेट है, सुप्रीम अकाउंटेबिलिटी है, और ये पेपर पे ही है सिर्फ। रियलिटी में जो पावर है, जो रियल अकाउंटेबिलिटी है, वो किसकी है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना। तभी तो उरी वाला सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको याद हो तो, उरी हमले जब हुए थे तो उसके रिस्पांस में सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, तो प्रधानमंत्री ने इसको पूरा प्रोपगेट किया था, सबको बताया था, और इसका श्रेय भारतीय सेना को दिया था। तो ये काम राष्ट्रपति ने नहीं किया। तो देखिए, ऑन पेपर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ऑन पेपर अकाउंटेबिलिटी है प्रेसिडेंट की, लेकिन रियल में अकाउंटेबिलिटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो ये हुई मिलिट्री पावर्स। उसके बाद में आती है डिप्लोमेटिक पावर्स। अब डिप्लोमेटिक पावर्स का क्या है? जो भी नए अपॉइंटेड एम्बेसडर्स होंगे भारत में किसी भी देश के, उन्हें सबसे पहले खुद को प्रेजेंट करना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करने होंगे, अपने क्रेडेंशियल्स बताने होंगे, और उसके बाद में वो अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को इंडिया में कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन कंट्री पे जा सकते हैं, लेकिन 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 ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही है। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट। प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के एड एंड एडवाइस पे ये होने वाला है। उसके बाद में जो फॉरेन हेड्स हैं, है ना, ये प्रेसिडेंट द्वारा वेलकम किए जाएंगे, और जितनी भी वेलकम सेरेमनी होगी ये राष्ट्रपति भवन में ही होने वाली है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितनी भी सेरेमनीज होंगी, वेलकम सेरेमनीज जो कंडक्ट कराई जाती हैं, ये राष्ट्रपति भवन में ही होने वाली है। नेक्स्ट आती है वीटो पावर्स। अब जरा समझ लेते हैं कि वीटो है क्या। वीटो, जैसे आपने देखिए, वीटो आपने सबसे फेमसली जो सुना होगा, है ना, वो सुना होगा आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, राइट, है ना। उसको आपने देखा होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा होगा P5 परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं, जैसे रशिया हुआ, चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, है ना। और ये कंट्रीज जो हैं ये P5 कंट्रीज हैं। तो ये P5 परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, और इनके पास वीटो पावर्स हैं। वीटो का मतलब होता है कि अगर एक बंदे ने मना कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, तो अगर एक कंट्री ने मना कर दिया तो फिर उसके बाद में वो प्रपोजल पास ही नहीं होगा। वैसा ही वीटो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास भी है। और वीटो का मतलब क्या है? रिफ्यूजल टू गिव परमिशन या सैंक्शंस। जितने भी परमिशन या सैंक्शंस है उसको देने से साफ मना ही करना, रिफ्यूज कर देना, यही है वीटो पावर। इसमें कितने प्रकार के वीटो पावर होते हैं, कितने टाइप्स हैं? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, ये सारे के सारे इसमें 3 अलग अलग टाइप्स आते हैं। ये 3 अलग अलग टाइप्स क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, और इसके अलावा एक चौथा और आता है क्वालिफाइड वीटो। ये भारत के प्रेसिडेंट के पास में नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये यूएसए प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है। और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में ये लागू होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन।
तो आइए चलिए सबसे पहले जरा हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 111 के बारे में। अब ये आर्टिकल 111 क्या है जरा हम लोग देख लें। तो आर्टिकल 111 का मतलब है, आर्टिकल 111 हमारे संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन प्रेसिडेंट को राइट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 111 में ये राइट दिया गया है टू असेंट टू बिल्स। जो भी बिल्स, जो भी प्रपोजल लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री पास के प्रोसीजर के थ्रू गुजरेंगे, उन सबको असेंट देने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। यानी अल्टीमेटली किसके पास आएंगे, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं इसमें, इनके पास में फुल पावर है कि ये असेंट दे दें, मे गिव द असेंट, राइट। दूसरा पावर है कि माइट रिटर्न द बिल, एक्सेप्ट मनी बिल। देखिए मनी बिल क्या होते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो मनी बिल के अलावा, और मनी बिल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही इनकी मंजूरी लेनी होती है, दैट इज वाई, राइट। तो मनी बिल, कोई भी बिल जो मनी से रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एमपीज हैं, उनके सैलरी के हाइक के रिगार्डिंग, उनकी सैलरी बढ़ाने के रिगार्डिंग कोई बिल आया तो वो मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, मनी बिल। सो कोई भी मैटर रिलेटेड मनी हो, कोई भी बिल रिलेटेड, कोई भी प्रपोजल रिलेटेड टू मनी हो, वो किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। मनी बिल के अलावा ये कोई भी बिल होगा दूसरा, उसको रिटर्न कर सकते हैं। तीसरा है विदहोल्ड द असेंट, विदहोल्ड द असेंट, और इसी को हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। यानी कि इन्होंने बिल पे साइन करने से मना कर दिया, इन्होंने बिल पे साइन करने से मना कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर एक मिनट, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 111 के बीच में? क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है जो अमेंडमेंट्स हुए, है ना, पहले इंदिरा गांधी ने किए, फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने किए, तो जो अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद में आर्टिकल 74 इतना रह गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनके एडवाइस पे वर्क करेंगे, और एक बार मैक्सिमम वो वापस भेज सकते हैं। उसके बाद में अगर वापस से वही बिल आता है तो साइन करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये इसके साथ में क्लैश नहीं कर रहा, है ना, इसके साथ में क्लैश नहीं कर रहा। क्या, किसके साथ में, आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 111 इनके बीच में क्लैश है, इनके बीच में एक क्लैश आ रहा है, और ये क्लैश जो है वो क्या है, आपका एब्सोल्यूट वीटो की कैटेगराइजेशन को बताता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की माने तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है। देखिए क्या, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे हैं और किसी प्राइवेट मेंबर ने, देखिए हम ये जान चुके हैं कि बिल्स जो है वो कोई भी पर्सन, कोई भी प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर आपके ऑपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं, है ना। तो ऑपोजिशन पार्टी से किसी एक प्राइवेट मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस किया, जिस दिन इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, मान लीजिए उस दिन लोकसभा में जो प्रेजेंस थी वो कम थी, है ना, जो रूलिंग पार्टी के एमपी थे उनकी प्रेजेंस कम थी, इलेक्शन कैंपेन्स में बिजी थे या फिर आ नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिचुएशन हुआ, और उस दिन इन्होंने वो बिल पास करा लिया, राइट, इन्होंने वो बिल वहां पे पास करा लिया उस दिन, इफेक्टिव मेजॉरिटी से, एब्सोल्यूट में, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी हम देख चुके हैं, सिंपल मेजॉरिटी में। तो इसके एवज में इन्होंने उस टाइम पे, उस कंडीशन में इन्होंने बिल को पास करवा दिया। अब क्या हुआ कि बिल तो पास करा लिया, है ना, उसके बाद में राज्यसभा में मान लीजिए ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है, तो राज्यसभा में भी ये बिल पास करा लेंगे। अब उसके बाद में प्रोसीजर क्या है कि इसको भेज दिया गया कहां, प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, है ना। अब जो रूलिंग पार्टी है
वो इस बिल के खिलाफ है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिल जो है, मान लीजिए ये बिल ऐसा है कि ये कहता है सैलरी हाइक ऑफ द वर्कर्स, गवर्नमेंट वर्कर्स, राइट। तो ये इस बिल के खिलाफ है। अभी इकोनॉमी डाउन है, इतना खजाना नहीं है, लेट अस से फॉर एग्जांपल। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये इस बिल के खिलाफ है। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप इस बिल को साइन मत कीजिए, अपना असेंट मत कीजिए। तो प्रेसिडेंट इस बिल को असेंट नहीं देंगे। यही है एब्सोल्यूट वीटो, राइट। क्योंकि अब देखिए, अगर ये बिल पास हुआ इन सिचुएशंस में कि राज्यसभा में अपोजिशन की मेजोरिटी थी, वहां पे पास करा ले गए। लोकसभा में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अब बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, टेक्निकलिटी देखिए कितनी जबरदस्त है, किसी भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर द्वारा। अब वो प्राइवेट मेंबर तो इलेक्टेड एमपी है। अब वो इलेक्टेड एमपी बस जो 2 एंग्लो इंडियन सीट्स रिजर्व होती हैं लोकसभा में, और 12 जो रिकमेंडेशन के बाद में आते हैं, है ना, जो रिकमेंडेड राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, उनके अलावा कोई भी, इन 14 जनों के अलावा कोई भी मेंबर, इलेक्टेड एमपी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब वो ऑपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं। अपोजिशन पार्टी ने जिस दिन लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, उस दिन फॉर एग्जांपल रूलिंग पार्टी के एमपीज अवेलेबल नहीं थे, मौजूद नहीं थे, ये बिल पास करा ले गए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इवेंचुअली पहुंचना है प्रेसिडेंट के पास। अब रूलिंग पार्टी जो है वो खफा है इस बिल से, वो नहीं चाहती, उनके मैनिफेस्टो में नहीं है, उनके लड़े से, उनकी विचारधारा से ही अलग है ये बिल। तो अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप इस बिल पे साइन मत कीजिए। तो ये जो एब्सोल्यूट में जो वीटो है, जो विदहोल्ड, असेंट को विदहोल्ड करने का या साइन करने से मना करने का जो प्रावधान है, जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर, ये वाली जो वीटो पावर है, ये भी किसके पास में अवेलेबल है, ये अवेलेबल है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे कर सकते हैं, एड एंड एडवाइस बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप आपको ये समझ में सारा का सारा आया हो, राइट। अच्छा, इसका दूसरा भी एक प्रावधान है। एक तो ये हाइपोथेटिकल प्रावधान ऐसा हो गया, है ना, एक तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। दूसरी सिचुएशन ये और हो सकती है, अगर बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, है ना, यदि बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो भी ये अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को, एब्सोल्यूट वीटो को सारी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 जो लास्ट वर्किंग डे था गवर्नमेंट का, उसमें इन्होंने क्या किया, एक बिल पास किया, ठीक है। वो बिल कौन सा था, सैलरी हाइक का, ठीक है, सैलरी हाइक ऑफ एमपीस। तो ये मनी बिल हो गया, है ना, मनी बिल हो गया। अब मैंने आपको बताया कि मनी रिलेटेड है इशू, बिल किससे रिलेटेड है, मनी से, पैसे से, तो मनी बिल हुआ ये। अब मैंने आपको बताया था कि मनी बिल के अलावा ये रिटर्न कर सकते हैं किसी भी बिल को। क्यों, मनी बिल में ऐसा क्या खास है, क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेनी होती है। तो एक बार जब परमिशन ले ली तो दूसरी बार वो रिटर्न नहीं कर सकते, है ना। तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो इन्होंने लोकसभा राज्यसभा दोनों में इस बिल को पास करवा दिया, ठीक है। और जब ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने इस पे साइन करने से मना कर दिया, है ना। तो फिर किन ग्राउंड्स पे मना किया, इस केस में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं एडवाइस किया था कि साइन ना करें, उन्होंने कहा था, एडवाइस किया था कि साइन कीजिए। लेकिन जब ये बिल पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रायर सैंक्शन, प्रायर परमिशन लेनी होती है, किसकी, प्रेसिडेंट की। आपने ली क्या, और आपने जब नहीं ली, इस बिल को पास करा दिया, तो प्रोसीजर जो आपने ऑप्ट किया है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए वो बिल पे साइन उन्होंने नहीं किया और अपने एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज किया। तो एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज करने की दो सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल जो मैंने आपको समझाया यहां पे, दूसरा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसका एग्जांपल 1991 के लास्ट वर्किंग डे ऑफ गवर्नमेंट पे हमने देखा था, राइट। चलिए, नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो। अब ये सस्पेंसिव वीटो क्या है, जरा इसकी हम लोग बात कर लेते हैं विद एन एग्जांपल, ठीक है।
देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बात है सन 2006 की, है ना, सन 2006 की। और उस समय बात ये हुई थी कि जया बच्चन ऑनरेबल एमपी फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड यूपी में समाजवादी पार्टी से हैं ये, इन्होंने ज्वाइन की है। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, पुरानी वेटरन एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। तो जया बच्चन जी एमपी के अलावा ये थी यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड साथ के साथ में एमपी और थी, है ना। तो यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हेड, उसके साथ में एमपी। इनके खिलाफ भैया एक केस फाइल हुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, कि आप एमपी रहते हुए आपने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हेड कैसे कर रहे हैं, आप वहां के मेंबर कैसे हैं। तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बनाई, और इलेक्शन कमीशन ने वो रिपोर्ट सबमिट की प्रेसिडेंट के पास, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया एज एन एमपी, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया एज एन एमपी। सेम केस हुआ था सोनिया गांधी के साथ भी। सोनिया गांधी एमपी थी लोकसभा में, और ये एनएसी नेशनल एडवाइजरी कमिटी की चेयरमैन भी थी, है ना। ये भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, मिसेस गांधी ने रिजाइन कर दिया लोकसभा सीट से, वापस से इलेक्शन लड़ा और जीत भी गई, है ना। अब इस समय अंतराल के दौरान जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करता है, एक बिल पास करता है, एक लॉ पास करता है, और उस लॉ का नाम था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ। और देखिए मतलब किस तरीके से एक व्यक्ति के लिए संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, नियम नए बनाने की कोशिश की गई। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ ये निकल के आया, इन्होंने उस समय पास कराया। और इन्होंने कहा कि जो नेशनल एडवाइजरी कमिटी है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी, उसका जो चेयरमैन पोस्ट है, या चेयरपर्सन बोल लीजिए, चेयरपर्सन पोस्ट है, चेयरवुमेन हो गई सोनिया गांधी जी उस समय, तो चेयरपर्सन पोस्ट है, ये एक्सक्लूड किया जाए फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिस्ट। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिस्ट से इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो इसे पास कर दिया गया लोकसभा में, इसको पास कर दिया गया राज्यसभा में, और उसके बाद भेज दिया गया प्रेसिडेंट। और आप देखिए उस समय के प्रेसिडेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय के प्रेसिडेंट भारत के सबसे फेमस प्रेसिडेंट, सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट भी रहे, ऐसा गलत नहीं होगा कहना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इन्होंने, ये हैं जो कि प्रेसिडेंट है उस समय के भारत के। अब इनके सामने वो बिल पहुंचा, इन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे कहा कि आप मुझे ये समझाइए कि किन ग्राउंड्स पे, किस बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से नेशनल एडवाइजरी कमिटी के चेयरपर्सन की पोस्ट को हटा दी जाए। कौन सा बेसिस क्या है इसका, किस बिहाफ पे आप ऐसा कह रहे हैं, इसके ग्राउंड्स क्या है। ये इमोरल लॉ है, ये टोटली अनजस्ट लॉ है, और इन्होंने बिल को वापस भेज दिया, है ना। और अपनी सस्पेंसिव वीटो का एक्सरसाइज किया, सस्पेंसिव वीटो को एक्सरसाइज किया। लेकिन पार्लियामेंट और चालाक, और सोनिया गांधी की तो उस समय एकदम, यूं कहना गलत नहीं होगा कि तूती बोलती थी, है ना, उनका एकदम दबदबा था। तो पार्लियामेंट ने वापस से उस बिल को पास किया और वापस से भेजा प्रेसिडेंट के आगे। अब प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं इसको साइन करने के अलावा, क्योंकि आर्टिकल 74 ये कहता है कि या तो रिजाइन दो या साइन करो। तो इस समय डॉक्टर कलाम ने 16 दिन का समय लिया, 16 days टाइम ही टुक टू साइन दैट बिल। और उस समय कयास लगाए जा रहे थे, भयंकर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट कलाम अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दें, राइट। तो इन्होंने उस समय 16 दिन लिए इस बिल को साइन करने में, बिकॉज ये एक ऑप्शन, एक मतलब इमोरल लॉ था। बट इवेंचुअली इन्होंने साइन किया। बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते भी हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा मॉरल एंड एथिकल डिलेमा
उनकी लाइफ में था जो उन्होंने फेस किया। सो दैट इज सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो पॉकेट वीटो की हम लोग जरा बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो आर्टिकल 111 है इसमें एक लूप होल है। इसमें पहले वाले में अगर देखें, देखिए ये तो सस्पेंसिव वीटो की बात करता है, ये एब्सोल्यूट वीटो की बात करता है, ये है पॉकेट वीटो। और ये एक लूप होल ऐसा है मे गिव असेंट, लेकिन मे गिव असेंट कितने टाइम में, समय अंतराल तो नहीं गिवन है ना। तो इसी का फायदा उठाया था उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी ने। और ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1986 में क्या हुआ था उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास में ये पावर है कि वो मे गिव असेंट टू बिल्स, सस्पेंड कर सकते हैं या फिर विद होल्ड कंसेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कितने समय में, है ना। इसी लूप होल को पहचाना ज्ञानी जैल सिंह ने। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी, है ना। और राजीव गांधी ने क्या किया कि उनकी सरकार ने एक बिल लेके आई, एक बिल पास किया, और वो बिल था जो कि प्रेस, स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस, इससे सबसे ज्यादा परेशान थी। तो प्रेस की, मीडिया की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने के लिए, है ना, उसको कर्ब करने के लिए इनको हैवी क्रिटिसिज्म मिला, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। अब ये बिल कहां पहुंचा, ये पहुंचा साहब ज्ञानी जैल सिंह जी के पास में, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया, इन्होंने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। कहने का मतलब है यही पॉकेट वीटो है। इन्होंने इस पे एक्ट ही नहीं किया, ना साइन किया, ना वापस भेजा, और ना ही इन्होंने उसमें उसको साइन करने से मना किया, विद होल्ड कंसेंट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया बिल को, एक तरीके से उनकी डेस्क पे ये लाइक रहा पूरे टाइम, है ना। इन्होंने एक्ट ही नहीं किया। और उसके बाद में जब अगली सरकार आई तो उस समय तक नए जो सक्सेसर थे उनके वो थे प्रेसिडेंट वेंकट रमन। तो प्रेसिडेंट वेंकट रमन ने बिल जो है वो वापस से कहां भेजा, कैबिनेट में। तो कैबिनेट को भेजा ये बिल, इन्होंने ये बिल वापस, देखिए इन्होंने ये बिल वापस पार्लियामेंट में नहीं भेजा, कैबिनेट में भेजा। और कैबिनेट से पूछा कि बताइए इस पे क्या करना। कैबिनेट में कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन उस समय तक सरकार बदल चुकी थी और आए थे वीपी सिंह। वीपी सिंह एकदम एंटी, किसके, राहुल गांधी के। हालांकि उनके टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो रह चुके थे, लेकिन जो नेशनल फ्रंट, न्यू गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने कहा कि ये बिल बकवास है और इस बिल को ड्रॉप कर दिया गया। राइट, इस बिल को टोटली ड्रॉप कर दिया गया। तो ये हुआ जब एक्सरसाइज किया पॉकेट वीटो का, किसने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने। तो आप ये समझिए पॉकेट वीटो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लूप होल है बेसिकली, और इसके द्वारा एक बार इसको एक्सरसाइज किया गया था हमारे प्रेसिडेंट द्वारा। उसके बाद में लास्ट में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, वो था क्वालिफाइड वीटो। तो जरा हम लोग अब क्वालिफाइड वीटो को भी समझ लेते हैं कि क्वालिफाइड वीटो है क्या। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास में नहीं है, ये है किसके पास में, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास में है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो साइन करेंगे। देखिए मान लीजिए जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, सेनेट है बेसिकली यूएस की, उसने एक बिल पास किया और भेजा कहां, प्रेसिडेंट के पास, और वो बिल पास हुआ सिंपल मेजोरिटी से। तो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, अब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो वापस भेज सकते हैं इस बिल को। वापस भेजा, वापस पास हो गया है सिंपल मेजोरिटी से ही। अब जैसे इंडियन प्रेसिडेंट है, उनको साइन करना ही पड़ेगा, या साइन या रिजाइन, तो दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर सिंपल मेजोरिटी से आया है, वापस से पास होके, फिर से पास होके सिंपल मेजोरिटी से आया है, तो साइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा है, हायर देन सिंपल मेजोरिटी है, इफेक्टिव है, एब्सोल्यूट है, स्पेशल है, तो फिर साइन करना पड़ेगा। तो ये है क्वालिफाइड वीटो, यानी सिंपल मेजोरिटी के अलावा अगर दूसरी मेजोरिटी से वापस से पास होके आता है तो फिर साइन करना ही पड़ेगा। यूएसए प्रेसिडेंट के पास है ये क्वालिफाइड वीटो।
तो आई होप आपको पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट समझ में आई हो। मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। एंड आई रियली होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।